Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn chapter 8, that is concept of cost for class 11th. Before this chapter, we learned chapter 7, that is production function and return to a factor in very detailed manner. You may revise or simply you may learn that particular chapter for your exam. Now, if you talk about chapter 8, we are going to learn the concept of cost and its bifurcation, like bifurcation in the form of different type of cost, your different type of concept of cost, like implicit cost, explicit cost, selling cost, production cost, opportunity cost, and some many more concepts. After that, we understand the shape of different cost curve. So let's move to the chapter. फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, देखो इसको समझते हैं कि जनरल मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का क्या होता है एंड एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को कॉस्ट का क्या मतलब समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम एक जनरल मीनिंग की बात करें तो हमारा जो कॉस्ट है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमने एक प्रोडक्ट खरीदा. ठीक है, एक प्रोडक्ट लेट सपोज कि हमने बनाया एंड प्रोडक्ट का हम अपना कुछ नाम रख लेते हैं. मान के चलते कि हमने एक टॉय बनाया. ठीक है, हमने क्या करा, एक टॉय बनाया. अब इस टॉय में क्या है कि मैंने इस टॉय को बनाते समय मैंने क्या करा होगा, रॉ मटेरियल यूज करा होगा. ठीक है, रॉ मटेरियल यूज करा होगा, प्लस में लेबर यूज करा होगा और कुछ और एक्सपेंडिचर यूज करे होंगे. ये सुनो, ठीक है, कुछ क्या करेंगे, अपने सन्ड्री एक्सपेंसेस यूज करे होंगे. सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे यहाँ पे जैसे कि पैकिंग का कोई है. ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो पैकिंग के लिए जरूरी है यहाँ पे लगानी. इसके अलावा हमारे कुछ और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि अलग से इसमें कोई टूल्स वगैरह लगाने हैं या अलग से इसमें कुछ और प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, लगाना है, जिससे कि हम इस टॉय को की ब्यूटी को क्या कर सके, इनहेंस कर सके. तो जितने भी पैसे हमारे इन सब पे खर्च होने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई. अब इसके बाद जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, इन सारी कॉस्ट को अकर करता है. इसके बाद क्या होता है कि वो क्या करेंगे, लेट सपोज कि उनका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ 100 रुपीज में. वो क्या करते हैं, इसमें अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं. मान लो कि उन्होंने क्या करा, अपना 25 रुपीज का क्या करा, अपना प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर दिया. जब 25 रुपीज का मार्जिन ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 125. अब यहाँ पे हमारे तीन कंपोनेंट आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. 100 को बोला जाएगा कॉस्ट. क्या बोला जाएगा, कॉस्ट. 25 को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट. क्या बोलेंगे, प्रॉफिट. इसके बाद हमारा 125 को क्या बोला जाएगा, 125 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेल. ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस या फिर इसको बोलते हैं सेल. ठीक है, तो ये क्या है, फाइनली हमारे कॉस्ट एक प्रोडक्ट होता है जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से जाने के बाद हमारे क्या है, कंज्यूमर तक पहुंचता है. अब हमारे इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलते हैं ये समझते हैं. कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ मनी. कॉस्ट क्या है, वैल्यू ऑफ मनी है दैट अ कंपनी हैड टू स्पेंड. एक कंपनी को खर्च करनी पड़ती है टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स और सर्विस. मतलब अगर एक कंपनी को एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसको इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा. वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट हो जाएगी. जैसे हमने समझा कि एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या समझा कि मान लो कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है. लेट सपोज कि हमें बनाना है एक व्हाइट बोर्ड ही बनाना है. ठीक है, हमें क्या करना है, व्हाइट बोर्ड बनाना है. ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या है, व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या लगाएंगे, रॉ मटेरियल लगाएंगे. ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हम मान लेते हैं. ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी पीछे व्हाइट कलर की जो प्लास्टिक शीट्स लगती है इसको. ठीक है, व्हाइट शीट जो हमारी लगेगी इसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल हो गया. रॉ मटेरियल मान लो कि हमारा कितने का है, 400 का. कितने का है, 400 का. इसके बाद इसे बनाने के लिए कोई तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने बोला कि यहाँ पे हम लेबर लगा लेते हैं. मान लो कि हमारी जो लेबर की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 100 रुपीज हमारी लेबर की कॉस्ट हो गई. इसके बाद हमने बोला कि जब हम इसको बेचेंगे तो हमारा कुछ और भी एक्सपेंडिचर होगा. मान लो कि हमारा पैकिंग का खर्चा आ जाता है. ठीक है, इसके बाद हमारा कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा था, उसको हम ऐड कर देंगे, एडवर्टीजमेंट का ये खर्चा हमने ऐड कर दिया. तो जितने भी खर्चे हम इस प्रोडक्ट को बनाते समय कर रहे हैं वो क्या बन जाते हैं, इसके कॉस्ट बन जाते हैं. ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे कैसे खर्चे होने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं. कैसे एक्सपेंडिचर होने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होने चाहिए, जो कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी ही है.
ठीक है, वो क्या होता है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। लेट सपोज कि हमने बोला कि ये भी हमारा क्या है, 100 रुपीज का है, तो हमारा कितने का हो गया, 600। कितने का हो गया, 600, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, यूजुअली हमारी जो कॉस्ट होती है, इसी के ऊपर क्या करा जाता है, प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करा जाता है। इसी में क्या करा जाता है, प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करा जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली इसको मार्केट में बेच देते हैं। मान लो कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 600 था, तो यहाँ पर हमारा सेल प्राइस कितना क्लोज हो जाएगा, 700 पे। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मूव करता है अपनी पूरी जर्नी में। कॉस्ट इज अ वैल्यू ऑफ मनी दैट अ कंपनी हैड टू स्पेंड टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स और सर्विस। कॉस्ट एक ऐसी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी है, जो कि कंपनी को खर्च करनी पड़ती है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय या किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करते समय। जहां जहां पे वर्ड्स गुड्स चलता है, वहां वहां पे सर्विस भी चलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम ही कॉन्सेप्ट है। इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट दैट कंपनी स्पेंड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। क्या हमने समझा, हमने ये समझा कि इसको कैलकुलेट करा जाता है अमाउंट के रूप में, जहां पे हम क्या बोलते हैं, कंपनी कितना एक प्रोडक्ट को बनाते समय खर्च कर रही है, वो क्या हो जाती है, उसकी कॉस्ट हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन थिंग्स सच एज लेबर, सर्विसेज, रॉ मटेरियल एंड मैनी मोर। इसने क्या बोला, अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो एक ये ऐसी मनी ऑफ वैल्यू है जो कि कंपनी को खर्च करनी पड़ती है, किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, और इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी हमने दो एग्जांपल की मदद से समझा, एक हमने व्हाइट बोर्ड की मदद से समझा, एक टॉय की मदद से समझा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, इनपुट की जरूरत होती है। इनपुट कितने होते हैं हमारे, इनपुट को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है फैक्टर इनपुट एंड दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट की बात करें तो हमने अपने चैप्टर नंबर 7 में फैक्टर इनपुट को इतना ज्यादा डिटेल में समझा हुआ है कि अगर आप वहां से एक बार इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि फैक्टर इनपुट हमारे होते क्या हैं। फिर भी एक बार हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे फैक्टर इनपुट होते क्या हैं। फैक्टर इनपुट बेसिकली हमारे चार होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्या बोला जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें से लैंड आप लोगों को पता है क्या होता है, लेबर आप लोगों को पता है क्या होता है, कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ऑनर। ठीक है, ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, ऑनर, जो कि क्या करते हैं, अल्टीमेटली इन सारी चीज को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन सबको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट में क्या आ जाता है, हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, क्या आता है, रॉ मटेरियल। लेकिन देखा जाए तो ये रॉ मटेरियल भी आता है इस कैपिटल की मदद से ही है। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखा जाए यहाँ पे, अगर हम बात करें कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, तो चार हो गए। ठीक है, जिसमें से नॉन फैक्टर इनपुट जो है वो कैपिटल से ही उठ के आता है। तो यहाँ पे हमने चीजों को समझा कि क्या है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कॉस्ट, तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से कोई सी भी एक लाइन लिख के आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लिख के आ सकते हो कि इट इज अ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन थिंग्स सच एज लेबर, सर्विसेज, रॉ मटेरियल, मैनी मोर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझा कि कॉस्ट क्या होती है, मतलब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये क्या है, मनी की एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी एक प्रोड्यूसर को खर्च करनी पड़ती है किसी भी एक गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, एंड ये जो खर्च करने के लिए जो हमारे कंपोनेंट है वो कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है। ठीक है, कोई पैकेजिंग का खर्चा हो सकता है, या किसी तरीके का अगर हमने किसी को कोई कमीशन पे करा है तो वो सारे के सारे हो सकते हैं, बशर्ते वो जो कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी। अब हम समझते हैं कि हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। देखो, आपको जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये आपको काफी कुछ बता देता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, खर्चा किया गया किसके द्वारा, बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन्होंने बोला ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा करा जाता है, किस चीज के लिए, जिससे वो परचेज कर सके इनपुट्स को। अभी हमने समझा था कि हमारे इनपुट दो पार्ट में बटे हुए, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। ठीक है, क्या, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक्सपेंडिचर इनकर करा जाता है जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे हमने देखा कि ये जो है ये क्या है, लेबर है, ये क्या है, लेबर है, ये आपस में काम करने में लगे हुए हैं। ये, अब ये जो लेबर है क्या ये प्रोड्यूसर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, नहीं, ये प्रोड्यूसर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के लिए काम करते हैं, प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करते हैं, बदले में जो प्रोड्यूसर है वो उनको क्या करता है, पेमेंट करता है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन। ठीक है, रेमुनरेशन कुछ भी बोल सकते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, इसको हम वेजेस भी बोल देते हैं, इसको हम सैलरी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम रेमुनरेशन भी बोल देते हैं।
रेम्यूनरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, रेम्यूनरेशन भी बोल देते हैं। तो यहां तक हमने समझा कि एक्सपेंडिचर जो कि इनकर करा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द परचेज ऑफ इनपुट, इनपुट को परचेज करने के लिए फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो लेबर के ऊपर खर्च किया गया जो पैसा है वो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर हमने कहीं से मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नीचे हमने एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, पेमेंट मेड टू लेबर इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पेमेंट मेड फॉर रॉ मटेरियल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कमीशन पेड इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इज सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर की जेब से बाहर निकल जाता है, मतलब अगर ये लेबर आएगा काम करने के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, ये प्रोडक्शन करेगा, बदले में प्रोड्यूसर इसको पेमेंट करेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा ठीक है, जब हमने एक्सप्लिसिट समझा तो हम इम्प्लिसिट समझते हैं कि क्या होता है। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑन इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, पहले के एग्जांपल से समझते हैं, वापस हम क्या करेंगे अपने डेफिनेशन पे आएंगे। मान लो कि ये क्या है ये क्या है मिस्टर, इनका नाम है मिस्टर अरुण, ठीक है, मिस्टर अरुण। इनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, आदित्य मान लेते हैं, ठीक है, क्या माना हमने, इसका आदित्य नाम माना, ठीक है। अब मिस्टर अरुण का क्या है, अपना एक बिजनेस है, ठीक है, अपना क्या है, क्या एक बिजनेस है। बट ये क्या करते हैं, कभी कभी अपने सन को भी अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, उनके साथ काम को सीख सके। अब मिस्टर अरुण क्या है, आदित्य को अपने साथ लेके जाते हैं, क्या ये आदित्य को सैलरी पे कर रहे हैं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं, अपने खुद के इनपुट को उठा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आदित्य इनके साथ काम नहीं करता तो इनको क्या करना पड़ता है, एक लेबर हायर करना पड़ता है अपने लिए, ठीक है, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ। लेकिन क्योंकि इन्होंने किसी सपोर्टिंग स्टाफ को हायर ना करके अपने खुद के बेटे को क्या करा, अपने साथ काम सिखाया, काम करवा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, इनके लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। इनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी इनको क्या है, बेसिकली इनको क्या है, एक सर्विस मिल रही है, तो ये क्या हो जाती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ऑन इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पर हमारा जो हाईलाइटेड वर्ड है वो कैसा हो जाएगा, सेल्फ ऑन इनपुट्स। क्या, सेल्फ ऑन इनपुट्स, खुद का इनपुट यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि अगर आप लोगों का भी फैमिली बिजनेस होगा तो सम टाइम आप क्या करते हो, अपनी शॉप पे या फिर अपने जो फादर की जो भी फैक्ट्री वगैरह है उसमें अगर आप चले जाते हो तो क्या आप अपने फादर से उसका पैसा लेते हो, नहीं, ठीक है। आपके फादर क्या करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे क्या करते हैं, काम आपसे करवा लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। In economics, total cost is estimated considering both its element with explicit cost and implicit cost. इसने बोला इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो जितना हमारे लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, जब पेमेंट ही नहीं कर रहे तो इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो आदित्य अपने फादर से पैसे ले या ना ले, लेकिन सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है ना, एंड जब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में मिस्टर अरुण को इसकी द्वारा जो प्रोवाइड की गई सर्विस है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या निकल के आएगी, गलत निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या निकल के आएगी, गलत निकल के आएगी, ठीक है। इसीलिए हमें कंसिडर करना होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में हर बार रिपीट हो जाता है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपको क्या है, वर्डिंग पता होनी चाहिए एग्जैक्ट की क्या इसकी वर्डिंग है करके, ठीक है। समटाइम ऐसा मैंने फील करा हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते समय इसको आगे पीछे कर देते हैं इनके शब्दों को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग दैट एक्टिविटी। क्या इसने बोला, इसने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इन एक्टिविटीज मेजर, इसको ऐसे मेजर करा जाता है कि टोटल कितना सेक्रीफाइस करा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताती हूँ, देखो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो आपके एग्जाम्स है, आपके क्या है, एग्जाम्स है, ठीक है, एग्जाम्स आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्स के दिन आप क्या करते हो, अपने अपने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं कभी, मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो तो मॉक टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको 3 घंटे सीट पे बैठना होता है एंड अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है अपने प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही करते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, जिससे कि हमारे मतलब हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमें ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो आंसर की, हो सकता है कि हमें क्या है कंटेंट में दिक्कत आ रही हो सकता है कि मेरे को
मेरी राइटिंग की स्पीड अच्छी ना हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या फॉल्ट है। इनको चेक करने के लिए तो हम एक क्वेश्चन पेपर को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, 3 घंटे के लिए। अच्छा, 3 घंटे आप जब यहाँ पे बैठोगे, क्या आप कुछ और काम कर सकते हो? नहीं। इन 3 घंटों में जब आप पढ़ रहे थे तो आपकी जो सिस्टर थी उसने क्या करी, बैठ के मूवी देखी, ठीक है, उन्होंने क्या करी, बैठ के एक मूवी देखी। तो आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मूवी ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको इस मूवी को छोड़ना पड़ा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो आपको ये मूवी छोड़नी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इस चीज को समझाया। अब हम वापस से क्या करते हैं, शब्दों पे चलते हैं इसकी। Opportunity cost of an activity is measured in terms of the total sacrifices involved in undertaking that activity. क्या इसने बोला? इसने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी एक एक्टिविटी की मेजर करी जाती है, कितना उसने सेक्रीफाइस करा। ठीक है, मतलब एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करा। यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। सेक्रीफाइस क्या करा, इस मूवी को ना देखना। ये क्या था, हमारा सेक्रीफाइस था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या थी, हमारी एक्टिविटी थी, एक्टिविटी थी। इसके बाद ये मूवी क्या था हमारा, ये हमारा सेक्रीफाइस था, सेक्रीफाइस था। तो किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना हमने टोटल सेक्रीफाइस करा, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, cost of producing a given amount of output is to be measured in terms of the sacrifice involved in producing that output. From the producer's point of view, the sacrifice involved in producing a given amount of output includes, इसमें explicit cost भी होती है और implicit cost भी होती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपने देखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली 2 बाउल है। अब इस फिश को क्या है कि इस वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इस वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इस फीस के लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड ये क्या है, एंड रिजल्ट्स है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या समझा कि सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। हम इनको वन बाय वन क्यों समझ रहे हैं, हम इनको वन बाय वन इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट उठ के आ जाएगा कि बताओ व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट, व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको डिटेल्ड मैनर में समझ रहे हैं। ठीक है, जब आप कॉस्ट का चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना भी चाहिए कि बेसिकली जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या है करके। ठीक है, आपके आने वाली क्लासेस में आप देखोगे कि कॉस्ट को और भी ज्यादा बाइफरकेट करा गया कि हमारी सोशल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है आगे आते जाएंगे, मतलब आने वाली क्लासेस में। चलो समझते हैं कि सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। एज नेम सजेस्ट, selling costs refer to the expenditure incurred by the producer to promote sale of the commodity. जब हम अपने सेल को बढ़ाने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट इनकर करी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, सेल को बढ़ाने के लिए। अब आप बोलोगे सेल को बढ़ाने की क्या जरूरत है, देखो सेल को बढ़ाने के लिए भी एक्सपेंडिचर करे जाते हैं। अगर हम सेल को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर ना करें तो हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, फायदा कुछ है नहीं उसका। क्योंकि कम से कम वो कंज्यूमर के पास तक तो जाना चाहिए ना, जब कंज्यूमर के आंखों के सामने जाएगा तभी तो कंज्यूमर उसे परचेज करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट किस किस केस में हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट हो सकती है हमारी एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एडवर्टीजमेंट की। एंड एडवर्टीजमेंट की के अलावा हमारी हो सकती है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है हमारी पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। इसके अलावा हमारे हो सकते हैं सेमिनार्स। इसके अलावा हो सकती है हमारी कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ऐसे ये सारे के सारे क्या हमारी सेलिंग कॉस्ट होती है। चलो अब आगे हमें क्या समझना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इसने क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इनकर्ड करा जाता है किसी प्रोड्यूसर के द्वारा किस चीज पे, ऑन द इनपुट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर करा जाता है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, ऑन द इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब यहाँ पे जो हमारी लेबर खड़ी है,
ये क्या करेंगी, इसमें कुछ तो रॉ मटेरियल डालेंगे, क्या करेंगे अपने इस पूरे प्लांट में कुछ तो रॉ मटेरियल डालेंगे, एंड रॉ मटेरियल डालने के बाद बेसिकली हमारा क्या होगा, क्या एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखो जैसे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कुछ रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल डालने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, एंड इसके बाद क्या है, कुछ आउटपुट बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ आने तक, यहाँ आने तक हमारी जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड हो गई, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर की कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारी रिमेनिंग जो कॉस्ट बच जाते हैं, मतलब सन्ड्री कॉस्ट जो होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, इसमें इंक्लूड करी जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। अच्छा देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, आपको ये चीज जब हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 7 में हमने शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को बहुत डिटेल मैनर में समझा था कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, और हमें इसे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। मतलब क्यों हमें ऐसे पढ़ना पड़ता है कि शॉर्ट रन कॉस्ट है, क्यों ऐसे पढ़ना पड़ता है कि लॉन्ग रन कॉस्ट है। कॉस्ट तो कॉस्ट होती है, फिर दोनों सेम ही होनी चाहिए, बट सेम नहीं होती है, ठीक है। कोई चीज अगर आप सपोज करो कि अगर आपको कोई चीज शॉर्ट टर्म में अगर परेशान कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में वही चीज आपको क्या देती है, कंफर्ट देती है। तो ये चीज हमारी क्या होती है, कॉस्ट के साथ भी है, ये चीज आपकी रेवेन्यू मॉडल के साथ भी है, ये चीज आपकी प्रोडक्शन के साथ भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन कॉन्सेप्ट को शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की फॉर्म में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पहले हम शॉर्ट रन पढ़ते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है एंड शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हमने बोला कि शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इसने क्या बोला कि शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कुछ फैक्टर क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि फटाफट क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चार के बारे में हमें पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब हमें क्या है कि देखो, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस। कौन होते हैं, ऑनर ऑफ द बिजनेस, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो अल्टीमेटली अरेंजेस ऑल द इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल के बारे में बात करते हैं। हमें दो चीजों के बारे में बात करनी है, लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, ठीक है। लैंड क्या होता है और लेबर क्या होता है। देखो, लैंड बेसिकली क्या है, हमें इन दो फैक्टर के बारे में बात करनी है, तो हमें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिखाया जाता है क्यू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से दिखाया जाता है, जहां पे एल का मतलब क्या होता है, लेबर, एल का मतलब क्या होता है, लेबर, के का मतलब क्या होता है, कैपिटल, ठीक है। इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के, प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन के यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा एक लेबर होता है और क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। अच्छा ठीक है, लेबर कैसा फैक्टर है हमारा, वेरिएबल फैक्टर है। लेबर कैसा फैक्टर है हमारा, वेरिएबल फैक्टर है। कैपिटल कैसा हमारा, फिक्स्ड फैक्टर है। कैसा फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे थे, शॉर्टन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर का मतलब लेबर और सॉरी कैपिटल आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं, लेबर, एंड फिक्स्ड कौन से होते हैं, हमारे कैपिटल। Accordingly, short-term costs have components: fixed costs referring to expenditure on the fixed factor and variable costs referring to the expenditure variable factor.
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि शॉर्ट रन कॉस्ट में हमारे दो फैक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। दोनों मिलके ही हमारी क्या बनाते हैं, टोटल कॉस्ट बनाते हैं। तो ये यार टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी हमें क्या समझना है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। देखो, अभी तक हमने समझा क्या, हमने समझा कि कॉस्ट क्या होती है। फिर हमने कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट था, इम्प्लिसिट कॉस्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, सेलिंग कॉस्ट था एंड प्रोडक्शन कॉस्ट था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा और भी हमारी कुछ कॉस्ट होती है, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इसके बाद हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट, ये सारी भी कॉस्ट होती है। बट ये हमें भी पढ़नी नहीं है, ठीक है, ये हमें पढ़ने अपने आने वाले क्लासेस में। अभी हमें क्या समझना है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इनकी टेबल किस तरीके से फॉर्म होगी, इनका ग्राफ किस तरीके से होगा, इन सब के बारे में। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं हमारे, सॉरी कैपिटल, कैपिटल इज द फिक्स्ड फैक्टर। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है, फिक्स फैक्टर वो कॉस्ट होती हैं जो कि रिलेटेड होती है किससे, यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से, किससे, यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से। दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसने बोला ये वाली कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, अगर हम अपने प्रोडक्शन को भी चेंज कर देते हैं तब भी, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्ट रन के बारे में, तो इस चीज को हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में इसने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि रिलेटेड होती है किससे, यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से, किससे, यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से। ये कॉस्ट जो होती है ये चेंज नहीं होती विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे मान लो कि सपोज करो, कुछ इस तरीके से हम समझ के चलते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से, जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि एक मैनेजर है हमारे, ठीक है, तो जो मैनेजर को हम क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, ठीक है, हमारे क्या है, मैनेजर को हमें क्या करनी है, सैलरी पे करनी है। अब मैनेजर ने क्या बोला कि सपोज करो एक फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करना है, एक फैक्ट्री को इनको क्या करना है, इंस्पेक्शन का काम करना है, मतलब एक तरीके से मान लो कि सुपरवाइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री को क्या करना है, सुपरवाइज करना है। अब इनकी जो सैलरी है मान के चलो कि वो 50,000 रुपीज है, कितनी है, 50,000 है, 50,000 इनकी सैलरी है। अब इस फैक्ट्री में टोटल पहले मान लो कि 5 लोग काम कर रहे थे, तो ये इन 5 लोगों को सुपरवाइज करते हैं, तो सैलरी कितना लेंगे, 50,000। अब अगर 5 की जगह यहाँ पे 7 लोग हो जाएंगे, क्या सैलरी इनका चेंज हो जाएगा, नहीं, अभी भी इनको सैलरी कितना पे करना है, कितने, 50,000। अगर मान लो यहाँ पे 7 की जगह टोटल 15 लोग हो जाएंगे, क्या इनकी सैलरी में कोई चेंज आएगा, नहीं। इसका मतलब इनकी जो सैलरी है वो कैसी है, फिक्स्ड है, कैसी है, फिक्स्ड फैक्टर है। मतलब यहाँ पे अगर हम अपनी लेबर की यूनिट को बढ़ा भी रहे हैं सुपरविजन की, तो इनकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट के दो चार एग्जांपल लें तो कौन कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक तो मैनेजर की सैलरी हो जाएगी, एक हमारा रेंट हो जाएगा, ठीक है, रेंट भी क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्योंकि अगर आपने एक प्रीमाइसेस को, एक फैक्ट्री को रेंट पे लिया हुआ है, अब चाहे आप उसके अंदर एक मशीन रन करो, चाहे आप उसके अंदर दो मशीन रन करो, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से, चाहे 3 फैक्ट्री रन करो, चार सॉरी 3 मशीन रन करो या 4 मशीन रन करो, उसका रेंट क्या है, सिमिलर ही रहने वाला है, तो रेंट भी कैसा हो जाएगा, हमारा फिक्स्ड फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं फिक्स्ड फैक्टर के, ठीक है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एंड इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट चाहे एक प्रोडक्ट के लिए करो, चाहे 1000 प्रोडक्ट उसके अंदर सेल कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर हो जाते हैं। फिक्स्ड फैक्टर की क्या क्या खासियत होती है, एक तो ये हमारे आउटपुट को, मतलब प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। आप प्रोडक्शन को अपने घटा बढ़ा भी दोगे लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा कहता है कि अगर आपका प्रोडक्शन जीरो भी है ना, ये तब भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, क्या है, अगर आप एक भी यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करे, इन दैट केस भी आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आपने आज संडे के दिन कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा, लेकिन क्या मैनेजर सैलरी नहीं मांगेंगे, मैनेजर तो सैलरी मांगेंगे। इसका मतलब ये कॉस्ट तब भी इनकर होती है जिस टाइम पे हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो वापिस से चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि रिलेटेड होती है यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर से। ये जो हमारी कॉस्ट होती है आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती है। दीज कॉस्ट आर इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। इसने क्या बोला, ये कॉस्ट तब भी इनकर होती है जब हमारा आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है।
तो फिर आगे हमने समझा कि दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, इन कॉस्ट को और क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोला जाता है, या ओवरहेड कॉस्ट बोला जाता है, या फिर इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी समटाइम बोल दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट इसके नेम है। एग्जाम में अगर सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिखने को आएगा, ओवरहेड कॉस्ट लिखने को आएगा, या इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखने को आएगा, तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। चलो, अभी हमने यहाँ पे टेबल में देखा कि हमारी यूनिट ऑफ आउटपुट कितना कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यूनिट ऑफ आउटपुट है। अगर आप 1 यूनिट बनाते हो, ठीक है, तो भी आपकी कॉस्ट 10 रुपए रहने वाली है। 2 यूनिट बनाते हो तो भी 10 रुपए रहने वाले। इसको एक नाम देते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने एक नाम दे दिया, रेंट। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया, रेंट नाम दे दिया। अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाते तो भी आपका रेंट कितना जाने वाला है, 10 रुपए। अगर 1 यूनिट बनाते हो तो भी आपका रेंट 10 रुपए जाने वाला है। 2 बनाओगे तब भी 10, 3 बनाओगे तब भी, 4 तब भी। तो इस तरीके से हम कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन कर लें उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्शन एक स्केल से ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे नहीं हमारा रेंट तब भी सेम रहेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। इन दैट केस आपका रेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट शॉर्ट पीरियड में हमारा जो रेंट है एक लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर आपका रेंट सेम ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 10 10। इन एवरी केस ये क्या रहने वाला है, आपका 10 ही रहने वाला है। अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हमने क्या लिया, अपने वाई एक्सिस पर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लिया, जबकि हमने अपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, यूनिट ऑफ आउटपुट को ले लिया। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा, 10 रुपए है। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 करके यहाँ पे 10 है। आपने एक भी यूनिट नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करते हैं। आपने एक भी यूनिट नहीं बनाया तो भी आपकी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, 10 रुपए। ठीक है, तो भी कितनी है आपकी कॉस्ट, 10 रुपए। एक सेकेंड, कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है यहाँ पे, 10 रुपए। ठीक है, अगर आप 1 यूनिट बनाते हो तो भी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। अगर आप 2 यूनिट बनाते हो कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। 3 बनाते हो तब भी कितनी है, 10 रुपए। 4 में 10 रुपए। ठीक है, 5 में भी कितना है, 10 रुपए। 6 में कितना है, 10 रुपए। मतलब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, तो आपको जो कर्व मिलेगा उसी को क्या बोला जाता है, टीएफसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टीएफसी। मतलब ये कितना भी आपका आउटपुट चेंज हो जाए ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, कितना भी आपका आउटपुट चेंज हो जाए ये चेंज होने वाला नहीं है। देखा यहाँ पे, हर एक केस में आपका क्या है, सेम सेम ही है। मतलब कॉस्ट आपका चेंज नहीं हो रहा इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टीएफसी का कर्व हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ टीएफसी कर्व, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ टीएफसी कर्व, तो आप क्या बोल लोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ टीएफसी कर्व, तो आप बोलोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हमें क्या समझनी है, इसके बाद हमें समझना है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हमने क्या समझा, टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एक जो प्रोड्यूसर है वो या तो अपनी क्या करेगा, कॉस्ट इनकर्ड करेगा फिक्स फैक्टर पे या फिर वेरिएबल फैक्टर पे। वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाते हैं, हमारे लेबर, एंड फिक्स फैक्टर क्या हो जाते हैं, हमारी कैपिटल। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाती है, हमारी कैपिटल वगैरह। ठीक है, कैपिटल एंड कैपिटल से हम कोई भी एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि रिलेटेड होती है किससे, यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। दिस कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट क्या होती है, चेंज हो जाती है विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन ऊपर नीचे जाएगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी क्या है, ऊपर नीचे जाएगी। एज आउटपुट इंक्रीजेज, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ दीज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एंड द आउटपुट डिक्रीज, दिस कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ये क्या करेंगे, ऊपर चली जाएंगी, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन घटेगा ये क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे, कैसे इस चीज को समझते हैं। देखो, सपोज करो कि आपका मिठाई बनाने का बिजनेस है। ठीक है, आप क्या करते हो, स्वीट्स तैयार करते हो। ठीक है, स्वीट्स क्या करते हो, तैयार करते हो। जब आप स्वीट्स बनाओगे तो इसमें कुछ तो हमारा रॉ मटेरियल लगता है ना। जैसा मान लो कि हमने रॉ मटेरियल की बात करें, हमने बोला कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसमें हमारा शुगर आता है। ठीक है, इसके अलावा शुगर के अलावा मान लो कि हमने बोला कि हमारा इसमें बेसन का यूज हो रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने बोला कि इसमें फ्लेवर्ड कलर का यूज हो रहा है। ठीक है, फ्लेवर्ड कलर का यूज हो रहा है। एंड इसके अलावा हमने समझा कि इसमें हमारे क्या है, कुछ ड्राई फ्रूट्स
क्या है, यूज हो रहे हैं, जिससे क्या करते हैं, ये मिठाई बन रही है। अच्छा ठीक है, अब हमने बोला कि सपोज करो मेरे को 1 kg मिठाई क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो क्या मेरा जो शुगर यूज होगा, क्या बेसन यूज होगा, क्या फ्लेवर्ड कलर या ड्राई फ्रूट्स यूज होंगे? अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्शन क्या करूँ, 2 kg कर दूं तो भी सेम ही रहेगा? नहीं, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 kg में आपका जो आउटपुट, आपका जो बेसिकली रॉ मटेरियल लगेगा वो कुछ और होगा। 2 kg में आपका जो रॉ मटेरियल लगेगा वो क्या होगा, कुछ और होगा। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, ये क्या हो जाएगी हमारी, चेंज होती चली जाएगी। ये क्या होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एज आउटपुट इंक्रीजेस दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एज आउटपुट डिक्रीजेस दिस कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो होता है, दिस कॉस्ट आर ऑल्सो जीरो। आउटपुट के जीरो होने पे ये कॉस्ट भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। इन कॉस्ट को क्या बोला जाता है, प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी प्राइम कॉस्ट क्या होगी, तो प्राइम कॉस्ट हमारी क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी प्राइम कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्टली रिलेटेड टू द, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि रॉ मटेरियल प्लस लेबर, ये ऐसे डायरेक्ट लेबर भी बोल देते हैं समटाइम, क्योंकि लेबर को भी दो कैटेगरी में क्या है, डिवाइड किया गया है। एक वो जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, एंड एक वो जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। जैसे जो मैनेजर है उसका प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, एंड इसके अलावा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कि क्या है, प्रोडक्शन से सीधा सीधा क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इसको टेबल की मदद से समझना है कि क्या होता है। देखो, हमें पता है कि अगर हम इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर मेरा इनपुट जीरो है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। अगर मेरा इनपुट, मैंने 1 यूनिट का प्रोडक्शन करा तो अब मेरा कितना है, 10 रुपए। ठीक है, अब के कितना लग रहा है, मेरा 10 रुपए का मेरा क्या लग रहा है, कॉस्ट इनकर हो रहा है। अगर मैं अपने इनपुट को, सॉरी आउटपुट को एक से बढ़ा के कितना कर देती हूँ, दो, तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अभी हमने समझा था ना, वो स्वीट्स वाला एग्जांपल समझा था, देखा था कि 1 kg को बनाते समय कुछ कॉस्ट अलग आ रहा है, जबकि 2 kg को बनाते समय कॉस्ट अलग आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी क्या हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, मेरी कॉस्ट बढ़ते चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने चीजों को समझा कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्या है, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको आगे चल के समझेंगे कि क्या है करके। चलो इसका ग्राफ बनाना समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, बेसिकली ये वाली चीज क्या होती है, हमारी टीवीसी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है, टीवीसी को, एंड एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है हमारा आउटपुट को। तो यहाँ पे आउटपुट कितना है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से जब मेरा यूनिट ऑफ आउटपुट जीरो है तब मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितना है, जीरो है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब मेरा यूनिट जीरो है तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा जो, एक सेकंड ना, जब मेरे क्या है यहाँ पे बेसिकली आउटपुट जीरो है तो मेरी कॉस्ट भी जीरो है। जब मेरी क्या होगी, मैंने 1 यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट भी कितनी आ गई, 10 रुपए। इसी तरीके से जब मैंने अपनी 2 यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 20 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने 3 यूनिट बनाई तो मेरी कॉस्ट, सॉरी 18 रुपीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, फिर जब मैंने क्या बोला कि मैंने जब यहाँ पे 3 यूनिट्स बनाई तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 24 रुपीज। कितनी हो जाएगी, 24 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दे रहे हो कि आपके जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है आपकी कॉस्ट ऊपर जाती जा रही है। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 28 रुपीज। इसी तरीके से जब आपने 5 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 32 रुपीज। ठीक है, 32 रुपीज। इसी तरीके से जब आपने क्या करी, 6 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 38 रुपीज।
ठीक है, कितनी हो गई 38 रुपीज। अब यहाँ पे अपने एक चीज ध्यान से देखें, जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ता चले जा रहा है उतनी उतनी क्या हो रही है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है। जितना जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतनी उतनी क्या बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से हुआ। अगर हम अपने टीवीसी कर्व को देखें तो हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इसके बाद ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, क्या करते हो, इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, तो आपका जो कर्व बनेगा वो टीवीसी है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, कर्व जो बन के आ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, टीवीसी कर्व बोला जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, बढ़ते चले जाता है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, ओरिजिन से। शुरू कहाँ से होगा आपका, ओरिजिन से, ऑलवेज। ठीक है, पेपर में एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारी टीबीसी होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ऑब्वियस है कि ये शुरू कहाँ से होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अभी हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे हम समझते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है, आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या डिफरेंस है करके। सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या बोलता है, फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। इसने बोला फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड फैक्टर पे क्या करी जाती है, खर्च करी जाती है। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर हमने समझा था कि हमारा क्या हो सकता है, मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारा रेंट पेड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो कि वेरिएबल फैक्टर पे खर्च करी जाती है। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे एक लेबर की जो वेज होती है वो क्या होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो वेरिएबल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कैसा है, वेरिएबल कॉस्ट है। हालांकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो वेरिएबल कॉस्ट ना होकर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे बाद में। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, अगर आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आपको सेम रेंट पे करना है, अगर आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी आपको सेम रेंट क्या है, पे करना है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन आउटपुट। ये क्या है, हमारी प्रोडक्शन के साथ साथ ऊपर नीचे होती चली जाएगी। ठीक है, ज्यादा अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा आपको कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कम अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो कम आपको इनकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, तब भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी जब आपका आउटपुट कितना होगा, जीरो होगा। जब अभी हमने फिक्स कॉस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा था तो हमने देखा था ना कि हमारी हर एक केस में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, जीरो। इन दैट केस भी आपकी जीरो थी जब आपका प्रोडक्शन सॉरी, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इवन आउटपुट इज जीरो। हमने देखा था कि जब हमारा आउटपुट कितना था, जीरो था, तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही थी। जब हमारा आउटपुट एक था तब भी हमारी कॉस्ट इनकर हो रही थी। तो इसका मतलब इसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी तभी जीरो होती है जब आपका क्या होता है, आउटपुट जीरो होता है। जब क्या होता है, आपका आउटपुट जीरो होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट आर द फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपका तब भी शुरू हो जाता है जब क्या होता है, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। मतलब अगर आप मैनेजर को सैलरी पे करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि पहले आप फैक्ट्री लगाओगे उसके बाद प्रोडक्शन करो स्टार्ट करवा दोगे तब मैनेजर को हायर करोगे, नहीं। आपको मैनेजर को पहले हायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो है प्रोडक्शन शुरू होने से पहले आपकी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इनकर हो जाते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी तभी इनकर होती है जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो ही क्या होगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होगी। ठीक है, तो अगर एक बार हम इसको रिकैप ले पूरे कॉन्सेप्ट का, तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर खर्च करी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर के ऊपर क्या है, खर्च करी जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज हो जाती है प्रोडक्शन के साथ। फिक्स्ड कॉस्ट हमें आपकी तब भी इनकर्ड होते हैं जब आपका आउटपुट जीरो होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट जीरो कॉस्ट जीरो। फिक्स कॉस्ट इनकर करा जाता है प्रोडक्शन से पहले, जबकि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्या है, बाद में इनकर करा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। क्या कंक्लूजन कहता है, इसको समझते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज वैलिड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेट पीरियड। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन इसने समझाई है हमें। इसने क्या बोला, जो फिक्स्ड जो डिस्टिंक्शन है ना किसके बीच में,
फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, ये आपको तब तक ही समझना है जब आप शॉर्ट पीरियड में काम करो। जब आप लॉन्ग पीरियड में पहुंच चुके हो तो आपको इनको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हो एक लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड में आपका जो कैपिटल है, जो कि अभी तक हमारा शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर था, ये क्या बन जाता है? हमारा वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। क्या बनता है? वेरिएबल फैक्टर। अब आपकी मर्जी, आप इसको भी कितना भी क्या है चेंज कर सकते हो। तो जब सारी चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं, वेरिएबल हो चुकी है, हमारा कैपिटल वेरिएबल, हमारा लेबर वेरिएबल, जब सब कुछ ही वेरिएबल हो गया तो हम शॉर्ट इसको इस तरीके से पढ़े, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ होता है या वेरिएबल कॉस्ट कुछ होता है। तो ये जो डिफरेंस है हमें शॉर्ट पीरियड में पढ़ना है, लॉन्ग पीरियड में ये चीजें खत्म हो जाती हैं। इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर टेंड टू बिकम वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं? हमारे वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली ऑल कॉस्ट टेंड टू बिकम वेरिएबल कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी सारी कॉस्ट क्या हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से डायग्राम से समझ में भी आ रहा होगा। ये जो कॉस्ट का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है, वेरिएबल कॉस्ट ये होती है, ये सारी की सारी बस हमें शॉर्ट पीरियड में पढ़नी होती है। लॉन्ग पीरियड में इसका कोई बेसिकली लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा पार्ट वन एंड होता है। ठीक है, पार्ट टू में हम इसके रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, चीजों को समझ लेते हैं कि फटाफट हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा था कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, जिसमें हमने बोला था कि जो हमारी कॉस्ट होती है वो एक ऐसी वैल्यू ऑफ मनी होती है जो एक प्रोड्यूसर को या एक कंपनी को खर्च करनी पड़ती है। किसके ऊपर? बेसिकली लेबर्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर। अगर देखा जाए तो हमारे फैक्टर ऑफ सॉरी, हमारे जो बेसिकली हमें जो इनपुट चाहिए होता है वो कितनी तरीके का है? दो तरीके का, एक फैक्टर इनपुट होता है और एक नॉन फैक्टर इनपुट होता है। फैक्टर इनपुट में हमने समझा था कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको लिया जाते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होते हैं, जबकि नॉन फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो रॉ मटेरियल होता है। फिर इसके बाद हमने समझा था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर की जेब से एक्चुअली में निकल के जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि लेबर की पेमेंट, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, इस तरीके से। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे सेल्फ ऑन इनपुट की कॉस्ट होती है। ठीक है, जैसे हमने मिस्टर अरुण एंड आदित्य का एग्जांपल समझा था। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए टोटल कितना सेक्रीफाइस करा जा रहा है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? किसी प्रोडक्ट को सेल करने की जो कॉस्ट होती है। इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि हमारी जो कॉस्ट है इनको हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में समझना है, बट पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन के। शॉर्ट रन में हमने समझा था कि शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जबकि कुछ फिक्स्ड होते हैं। फिर हमने समझा था कि वो फैक्टर जो हमारे फिक्स्ड है उन्हें कैपिटल बोला जाता है, वो फैक्टर जो हमारे वेरिएबल है उनको लेबर बोला जाता है। फिर इसके बाद हमने समझा था कि हमारी अगर बात करें जाए टोटल कॉस्ट की, तो वो टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होती है, जहां पर टीएफसी को टोटल फिक्स कॉस्ट बोला जाता है, जबकि टीवीसी को टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। फिर हमने फिक्स कॉस्ट में समझा था कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो किसी क्या है फिक्स फैक्टर पे खर्च करी जाती है। ठीक है, ये कॉस्ट चेंज नहीं होती है प्रोडक्शन के साथ। इवन ये कॉस्ट तब भी इनकर करी जाती है जब हमारा आउटपुट जीरो होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसे बोला जाता है। अगर बात करी जाए कि टीएफसी की सेव क्या होते हैं, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसके बाद हमें समझना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन के साथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पूरा हमने यहाँ पे इसकी टेबल एंड डायग्राम की मदद से समझा था कि क्या है करके। इसके बाद हमने डिफरेंस समझा फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में क्या है। फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे इनकर्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पे इनकर्ड होती है। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है प्रोडक्शन के साथ। फिक्स कॉस्ट में हमने समझा था कि अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो भी है तो भी कॉस्ट इनकर होगी, जबकि हमने वेरिएबल कॉस्ट में समझा था कि ये कॉस्ट आपकी तब तक इनकर नहीं होती जब तक कि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। जीरो प्रोडक्शन पे जीरो कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है इनकर्ड हो जाती है प्रोडक्शन से पहले, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होती है प्रोडक्शन के बाद। सॉरी, प्रोडक्शन के साथ, नॉट बाद, इसके साथ। अगर हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने ये देखा था, ये जो डिस्टिंक्शन है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही काम करता है। लॉन्ग पीरियड में सारे क्या होते हैं? डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर कैसे बन जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर। आई होप आपको इसका पार्ट वन समझ में आया होगा। इन एनी केस पार्ट वन में किसी भी तरीके का फॉल्ट है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लगती है तो आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। एंड इसका पार्ट टू क्या है? बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।